सुनो, अगर तुम आज भी मिलने ना आई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। वो फ़ोन पर मुसलसल अकेले मिलने की ज़िद किए जा रहा था, लेकिन इकरा हर बार ये कहकर इनकार कर देती कि रात के वक्त घर से निकलना नामुमकिन है। इकरा और सगीर अहमद आपस में रिश्तेदार और एक ही मोहल्ले में रहते थे। कुछ अरसा पहले उनकी बात तय हुई थी, जिसमें इन दोनों की अपनी रजामंदी भी शामिल थी। मंगनी के बाद दोनों का फ़ोन पर राब्ता हुआ तो सगीर ने तन्हाई में मिलने की जिद शुरू कर दी। इकरा तो खुद मिलने की ख्वाहिशमंद थी, मगर मसला ये था कि मिला कहाँ जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद सगीर ने मिलने का ये हल निकाला कि वो रात के वक़्त कुछ देर के लिए अपने घर के पिछले प्राइमरी स्कूल में चली आए, जिसकी एक दीवार एक जगह से टूट गई थी और कोई भी अंदर दाखिल हो सकता था। मगर लड़की होने के नाते इकरा के लिए ये इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ सगीर का इसरार बढ़ता जा रहा था। अब तो नौबत नाराजगी तक आन पहुंची थी। बिल आखिर इकरा ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए और सगीर को बताया कि रात 8 बजे कुछ देर के लिए वो स्कूल आ जाएगी। सगीर ने वादा किया कि वो उसके आने से पहले मौजूद होगा। इकरा बेचैनी से रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घड़ी पर 8 बजे इकरा ने अपनी माँ को बताया कि वो किताब लेने अपनी सहेली के घर जा रही है, 10 मिनट तक वापस आ जाएगी। जिस्म को चादर के साथ अच्छी तरह ढांप कर वो घर से बाहर निकली। गली में कोई नहीं था। वैसे भी गांव के लोग रात को कुछ जल्दी ही घरों में घुस जाते हैं। जल्दी से मोड़ मुड़कर वो घर की पिछली तरफ से प्राइमरी स्कूल की इमारत में दाखिल हो गई। उसका दिल डर और बेचैनी की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ 3 कमरे और उनके आगे बरामदे बने हुए थे। अतराफ में किक्कर और बेरी के दरख्त कसरत से उगे हुए थे। एक बार उसने सोचा यहीं से मुड़ जाए, लेकिन वो सगीर को नाराज नहीं करना चाहती थी। चलते चलते वो बरामदे में पहुंच गई। बरामदे में अंधेरा और भी बढ़ गया था। वहां सगीर को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बेचैनी से टहलने लगी। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी और चादर में लटका एक शख्स कमरे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसने अपना मुंह चादर में छुपा रखा था। वो सगीर के अलावा कौन हो सकता था। आते ही उसने इकरा का हाथ थाम लिया। मेरा इंतजार कर रही हो क्या? उसने इकरा से पूछा। दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरे को देखने लगा। इकरा शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी जुबान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। बहुत खूबसूरत हो तुम। मुझे अच्छा लगा। तुमने मेरे वीरान घर को रौनक बख्शी। इकरा ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आपका घर ये तो नहीं। आपके घर को रौनक तो शादी के बाद ही बख्शूंगी। ये कहते हुए उसने नरमी से हाथ छुड़वा लिया। मगर मेरा घर तो यही है। मैं तो यहाँ 200 साल से रह रहा हूँ। इकरा ने कहा, देखो सगीर, अब ऐसी बातें मत करो। पहले ही बहुत मुश्किल से इस वीरान जगह पर रात को आई हूँ। अगर मुझे डराया तो आज के बाद कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगी। अभी इकरा ने इतना ही कहा था कि उसके स्वेटर की जेब में पड़े मोबाइल फोन पर घंटी बजी। उसने मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर सगीर का नंबर चमक रहा था। इकरा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मोबाइल किसके पास है? सगीर ने कोई जवाब ना दिया। इकरा ने कॉल रिसीव की तो आगे से आवाज आई, माफ करना यार, अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं तुमसे मिलने स्कूल नहीं आ सकूंगा। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझकर नाराज नहीं होंगी। दूसरी तरफ से इकरा के मंगेतर सगीर अहमद की आवाज थी।
اگر یہ ذکیر کا فون تھا تو میرے سامنے کون کھڑا ہے؟ اقرا کو ٹھنڈے پسینے چکر آنے لگے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ اقرا نے ایک دم باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور گھر کے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر وہ بستر پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں بار بار آواز آ رہی تھی، یہ گھر تو میرا ہے اور میں یہاں 2 سال سے رہ رہا ہوں۔ اگلے دن اقرا کو بہت تیز بخار تھا۔ صغیر اور اس کی امی بھی اس کا پتہ کرنے آئے۔ اقرا نے صغیر کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اقرا نے کہا وہ دوبارہ کبھی اس اسکول میں نہیں آئے گی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔